नमस्कार। आज आपका एक बार फिर स्वागत है शुक्ला एंड खड़ी कोचिंग क्लासेस में। और आज हम मध्य प्रदेश जियोग्राफी की एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, या बोल सकते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पढ़ा था, आकार पढ़ा था, क्षेत्रफल पढ़ा था एवं उन जिलों के बारे में जानकारी ली थी जो जिले दूसरे राज्य की सीमाओं पर लगे हुए हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें मध्य प्रदेश का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहा है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने पिछले समय में देखा होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति को हम जानने से पहले उसकी भूगर्भिक इतिहास को जानना सबसे आवश्यक होता है। तो जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास था वो सबसे पहले 5 महाकल्पों से होकर गुजरा था। तो वो 5 महाकल्प कौन कौन से थे, जिसमें से सबसे पहले महाकल्प था जिसका नाम था एजोइक, दूसरे नंबर पर पैलोजोइक, तीसरे नंबर पर मेसोजोइक, चौथे क्रम में बात करते हैं सेनोजोइक, और 5वें क्रम में जो आया था वो नियोजोइक महाकल्प था। इन 5 महाकल्पों में इसको विभाजन किया जाता है। एजोइक महाकल्प क्या होता है? तो एजोइक महाकल्प में ये सबसे एक ऐसा महाकल्प है जो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पर डिपेंड करता है। वो किस प्रकार से, वो आइए देखते हैं। देखिए, एजोइक अर्थात आद्य महाकल्प, इसे प्री पैलोजोइक महाकल्प भी बोला जाता है, प्री पैलोजोइक महाकल्प भी बोलते हैं। तो किस प्रकार से देखेंगे, एजोइक महाकल्प में क्या हुआ था कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी उस समय द्रव अवस्था में थी, और द्रव अवस्था से वो क्या हुई, ठंडी हुई, और ठंडे होने के पश्चात उसने ठोस स्वरूप धारण कर लिया, और ठोस स्वरूप धारण कर लिया तो उस पूरे संपूर्ण ठोस भाग को पेंजिया के नाम से जाना गया। अब वो पेंजिया जो था, पेंजिया आगे चल करके पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ, जो जाकर के वो 2 भाग में बट गया। एक भाग बटा उसका उत्तरी भाग और दूसरा भाग बटा उसका दक्षिणी भाग। जो उसका उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, जो उसका दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। भारत जो रहा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, और जुरैसिक काल के दौरान में प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। अब देखिए, कल मैंने टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट किसे बोला जाता है, मध्य प्रदेश को बोला जाता है, और जुरैसिक काल में प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। तो मतलब उस दौरान मध्य प्रदेश का भी निर्माण हो चुका था। अब जुरैसिक काल में जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तो उसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई गई। अब देखिए, हमें इंडिया की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए था और चट्टानों के बारे में पढ़ना चाहिए था। हम वो 2 टॉपिक जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे और इंडियन जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो वो दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे। यहाँ पर केवल हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को ही देखेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहे हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश में ये प्रमुख रूप से 7 प्रकार की चट्टानों में इसको विभाजन किया जाता है। 7 प्रकार की चट्टानें यहाँ पर 6 दिख रहे होंगे, बता रहा हूं किस प्रकार से है। तो देखिए, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कोड़प्पा एवं विंध्यन को एक साथ लिखा गया है। तो कोड़प्पा क्रम की चट्टानें जो होती हैं, विंध्यन सेल्स भी होते हैं, लेकिन कोड़प्पा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हमारे यहाँ पर अधिकतम मात्रा में विंध्यन सेल समूह पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर गोंडवाना सेल समूह होता है, 5वें नंबर पर दक्कन क्रम होता है, 6वें नंबर पर नवीन या टर्सरी या तृतीय क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। पहले नंबर पर जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, वो आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो निशान देखिएगा, ये इसमें मार्क देखिए, ये जो हिस्सा लगा हुआ है, ये वाला जो भाग है, ये पूरा आर्कियन क्रम की चट्टानों का हिस्सा रहा है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो जब पृथ्वी द्रव अवस्था में थी और द्रव अवस्था से ठंडे होने के पश्चात में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें आर्कियन क्रम की चट्टान नाम दिया गया। उन्हें क्या बोला गया, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब इसके बाद क्या होता है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बनने के बाद में उनका रूपांतरण स्टार्ट होता है, जो वो रूपांतरित होकर के निश चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गई। निश्चल इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो इसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और यह एक अग्नेय चट्टान होती है। अग्नेय चट्टान, तो अग्नेय चट्टानों की विशेषता तो ये होती है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उस दौरान की स्थिति ये भी थी कि उस समय पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा टीएस हॉलैंड ने आर्कियन क्रम की चट्टानों को भारत में 3 भागों में विभाजित किया था। एक भाग था बंगाल नीस,
दूसरा भाग था बुंदेलखंड रीस और तीसरा भाग था नीलगिरी रीस। आज हम मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो केवल हम बुंदेलखंड नीस के बारे में चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड नीस क्या होता है? तो बुंदेलखंड नीस में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका कुछ हिस्सा अलीराजपुर के पास लगा हुआ है और जबकि यहाँ पर छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, यहाँ वाले बालाघाट हिस्से में भी आर्कियन क्रम की चट्टानों का हिस्सा पाया गया है। अब याद रखना कि आर्कियन क्रम मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड नीस है, वो सबसे प्राचीनतम नीस है या सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। दूसरे नंबर पर जो निर्माण होता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो प्रोफेसर डीएन वाडिस के द्वारा यहाँ पर बताया गया था कि इन्होंने इसका अलग अलग वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करने के पश्चात भारत में इसकी 9 श्रेणियां बताई, जिसमें से 4 श्रेणियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ था धारवाड़ क्रम की चट्टानों का? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में जब अपक्षय एवं अपर्दन की प्रक्रिया हुई तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान याद रखना, आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी तो फिर क्या हुआ, वो प्रकृति के परिवेश में आ गई। अब वो जब प्रकृति के परिवेश में आती है तो वो वहां पर क्या होता है, अपक्षय की प्रक्रिया होती है और अपर्दन, और ये दोनों करने के लिए महत्वपूर्ण कारक एक तो है वायु और दूसरा है जल। तो उनके द्वारा ये अपक्षय की प्रक्रिया होगी। अपक्षय क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अपक्षय ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टान या मिट्टी अपने ही स्थान पर उसका निक्षेप होना या अपने ही स्थान पर क्या होना, उसका टूटना। अपर्दन क्या होता है, अपक्षयित हुआ पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना अपर्दन कहलाता है। तो अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया समझ में आ रही होगी। तो अपक्षय और अपर्दन किसमें हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानों में। तो निर्माण किसका हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। तो देखिए इसमें, ये देखिए ये जो हिस्सा लगा हुआ है, यहाँ वाला जो भूभाग लगा हुआ है, ये सब किसके हिस्से हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के हिस्से हैं। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान समझ में आ रही होंगी। अब देखिए भारत में इसकी कुल कितनी श्रेणियां हैं, भारत में इसकी 9 श्रेणियां हैं। मध्य प्रदेश में इसकी कुल कितनी श्रेणियां हैं, तो मध्य प्रदेश में इसकी कुल 4 श्रेणियां हैं। तो 4 श्रेणियां में कौन कौन सी हैं, एक तो है चिपली, दूसरी है क्लोजपेट, तीसरी है सौंसर और चौथी है सिकोली। तो देखिएगा चिपली और क्लोजपेट, तो चिपली और क्लोजपेट जो बालाघाट क्षेत्र में है, ये वाला हिस्सा, जो ये बालाघाट वाले क्षेत्र में ये जो चट्टानें दिखाई दे रही हैं, ये कौन कौन सी सीरीज की है, ये चिपली और क्लोजपेट सीरीज की है। दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे सौंसर सीरीज। तो सौंसर सीरीज को किस नाम से जाना जाता है, तो जो हमारे छिंदवाड़ा वाले जो क्षेत्र में है उन्हें सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। यानी जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती, हल्की मात्रा में पाई जाती हैं, उन्हें सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिकोली सीरीज, तो रीवा में भी इसके कुछ अवशेष पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, सिकोली सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसका संगमरमर बहुत प्रसिद्ध होता है। तो याद रखना है इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में अपक्षय एवं अपर्दन होने के पश्चात धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जो मध्य प्रदेश में 4 श्रेणियों के रूप में पाई जाती हैं। पहली श्रेणी है चिपली और क्लोजपेट। तो चिपली और क्लोजपेट ये दोनों श्रेणियां मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाती हैं। बालाघाट जिले में इनका निर्माण हुआ है। अब बालाघाट जिले में जो आपने पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, मलाज खंड क्षेत्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो मलाज खंड का संबंध बालाघाट जिले से है, जिसमें जो मलाज खंड में जो स्थित क्लोजपेट श्रेणी है वहां पर क्या होता है, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है और खनिज जो खनिज निकलता है वो किन पर डिपेंड करता है, तो वो चट्टानों पर ही डिपेंड करता है। तो जो मलाज खंड में जो क्लोजपेट श्रेणी है, तो यहाँ पर क्या होता है, तांबा का उत्पादन होता है, जो मलाज खंड क्षेत्र है। आगे चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पर हमने चर्चा की सौंसर सीरीज। तो सौंसर सीरीज छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है और सिकोली सीरीज जो रीवा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कोडप्पा एवं विंध्यनशैल समूह के बारे में। तीसरे क्रम में हम कोडप्पा एवं विंध्यनशैल समूह के बारे में चर्चा करते हैं। तो कोडप्पा एवं विंध्यनशैल समूह मध्य प्रदेश में, कोडप्पा जो प्रमुख रूप से है ये ज्यादातर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश के कोडप्पा और कुर्नूल जिले में ज्यादातर इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार बहुत कम, पन्ना एवं ग्वालियर क्षेत्र में थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है।
विंध्य सेल समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वो किस प्रकार से है? तो विंध्य सेल समूह मध्य प्रदेश में हमने देखा, जो इसका नामकरण पड़ा था वो विंध्य पर्वत श्रेणी के आधार पर पड़ा था। तो विंध्य पर्वत श्रेणी ये पूरे बालू भाग में फैली हुई है, तो इसी के नाम के आधार पर विंध्य सेल समूह इसका नाम दिया गया। इसके विंध्य सेल समूह की प्रमुख रूप से दो सीरीज होती हैं। एक पहली सीरीज होती है ग्वालियर सीरीज और दूसरी सीरीज होती है बिजावर सीरीज। जो ग्वालियर सीरीज है, तो ग्वालियर सीरीज मध्य प्रदेश के जो ये उत्तर पश्चिमी वाला भाग है, तो उत्तर पश्चिमी वाले भाग में क्या होती है? प्रमुख रूप से पाई जाती है। जबकि इस वाले भाग में जो पन्ना जिले की हीरा खदान है, वो पन्ना जिले की हीरा खदान विंध्य सेल समूह के बिजावर सीरीज में स्थित है। या नाम याद रखना, मध्य प्रदेश में जो हीरा जिले की खदान है, हीरा की खदान है, वो पन्ना जिले में स्थित है, जो विंध्य सेल समूह की बिजावर सीरीज में स्थित है। नेक्स्ट चौथे क्रम में हम देखते हैं गोंडवाना सेल समूह। तो गोंडवाना सेल समूह का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गोंडवाना सेल समूह जो है, जब जो कार्बोनिफेरस युग आया, तो कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया में दरार आना प्रारंभ हुए, और पेंजिया में दरार आना प्रारंभ हुई तो भ्रंशों का निर्माण हुआ। दरार मतलब फॉल्ट, फॉल्ट और भ्रंशों का निर्माण हुआ, और उन भ्रंशों में क्या हुआ? वनस्पतियों का दबाव हुआ, और वनस्पतियां जब दबी तो उन्हीं वनस्पतियों से निर्माण किसका हुआ? कोयले का निर्माण हुआ, जिसे गोंडवाना तंत्र के अंतर्गत रखा गया, गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत रखा गया। मध्य प्रदेश में ये सेल समूह को, गोंडवाना सेल समूह को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। भाग याद रखिएगा। इसका पहला भाग है, इसको पहले भाग में डालते हैं लोअर गोंडवाना, नाम याद रखना। दूसरे नंबर पर याद रखना मध्य गोंडवाना, और तीसरे नंबर पर याद रखना अपर गोंडवाना। इसे 3 भाग में विभाजित किया जाता है। लोअर गोंडवाना सेल समूह जो है, ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा एवं सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे तलचर श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, नाम याद रखना। इसे किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तलचर श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। सिंगरौली में पाया जाने वाला कोयला जो 10 से 12 मीटर तक की मोटी सतह का पाया जाता है, वो किसके अंतर्गत पाया जाता है? लोअर गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरे नंबर पर यहां वाले क्षेत्र में दूसरा है मध्य गोंडवाना सेल समूह। तो मध्य गोंडवाना सेल समूह का कुछ कहां पर भाग, जो पचमढ़ी वाला क्षेत्र है, तो वहां पर मध्य गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है, जिसे दामोदा श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। नाम याद रखना। इसे किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? दामोदा श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तथा इस सेल समूह को जो महानदी बेसिन है, इसे वहां पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे परसूरा एवं टिकी के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखना। किस नाम से जाना जाता है? परसूरा एवं टिकी के नाम से जाना जाता है। तीसरे क्रम में हम चर्चा करते हैं अपर गोंडवाना सेल समूह। तो अपर गोंडवाना सेल समूह का जो भाग है, वो ऊपरी वाले हिस्से में यहां पर पाया जाता है, जबलपुर वाले क्षेत्र में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे याद रखना, जिसे जबलपुर या चौगान स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, या चौगान स्तर का नाम दिया जाता है। नाम याद रखना, जबलपुर या चौगान स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो चर्चा लेते हैं एक बार और गोंडवाना सेल समूह के बारे में। तो गोंडवाना सेल समूह का निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो जब कार्बोनिफेरस युग में दरारों का निर्माण हुआ, तो दरार भ्रंश पड़ने के कारण से वनस्पतियों का दबाव हुआ, और वनस्पतियों से निर्माण किसका होता है? कोयले का निर्माण हुआ। और इस सेल समूह को कितने भाग में रखा गया मध्य प्रदेश में? तो 3 भाग में रखा गया। पहला भाग था लोअर, दूसरा भाग था मध्य, और तीसरा भाग रहा है अपर गोंडवाना सेल समूह। तो लोअर गोंडवाना सेल समूह को तलचर के नाम से जाना जाता है, जो प्रमुख रूप से कहां पर पाई जाती है? सतपुड़ा एवं सिंगरौली वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से कोयला पाया जाता है, जो लगभग 10 से 12 मीटर तक की मोटाई का होता है। दूसरे नंबर पर याद रखना मध्य गोंडवाना सेल समूह। तो मध्य गोंडवाना सेल समूह को दामोदा के नाम से जाना जाता है, जो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के पचमढ़ी वाले क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी वाले क्षेत्र में जो पीली मिट्टी पाई जाती है, वो इसी के कारण की वजह से है, क्योंकि इसमें लोहे के कणों की मात्रा अधिक है।
तो इसे किस नाम से जाना जाता है? दामोदर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर याद रखना अपर गौड़वाना शैल समूह। तो अपर गौड़वाना शैल समूह मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे जबलपुर या चौगान स्तर के नाम से जाना जाता है। पांचवें क्रम में हम दक्कन ट्रैप के बारे में जानते हैं। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो मेसोजोइक महाकल्प में क्या होता है? ज्वालामुखी का लगातार उद्भेदन होता है और ज्वालामुखियों के लगातार उद्भेदन के कारण बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है और बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण के फलस्वरूप जब उसमें विखंडन होता है तो वो काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए दक्कन ट्रैप क्या है, बेसाल्ट क्या है और ये विखंडन किस प्रकार से होगा, तो उसके बारे में समझा देते हैं। देखिए दक्कन का मतलब होता है दक्षिण और ट्रैप का मतलब क्या होगा? तो देखिए जब ज्वालामुखी क्या होता है, इस समय मेसोजोइक महाकल्प बताया, तो मेसोजोइक महाकल्प के दौरान में जब ज्वालामुखी का लगातार उद्भेदन यानी ज्वालामुखी का लगातार फटना और लावे के रूप में वो द्रव अवस्था के रूप में बाहर फैलना, जब यह लावा जमीन के ऊपर यह फैल जाता है, एक बार जमीन के ऊपर फैल गया फिर ठंडा हो गया, ठंडे होने के पश्चात यदि सक्रिय ज्वालामुखी हुआ तो पुनः उद्गार होगा और उद्गार होने के बाद क्या होगा, फिर से एक बार इसमें क्या कर देगा, अपनी एक लावा की परत बिछा देगा। तो इस प्रकार से लावा की परत बिछाना, एक परत दूसरी तीसरी चौथी, इस प्रकार से परत बाई परत बिछाएगा तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? ट्रैप के नाम से जाना जाएगा। अब चूंकि दक्षिण वाले क्षेत्र में है तो इसका नाम क्या दिया गया? दक्कन ट्रैप दिया गया, जो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वाले हिस्से में पाई जाती है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में जो चट्टान पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में वह कौन सी है? दक्कन ट्रैप की चट्टान है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे चर्चा करते हैं हम नवीन या जो दक्कन ट्रैप में दक्कन ट्रैप वाला जो हिस्सा है इसके क्या होते हैं? नर्मदा नदी क्या करती है, इसके कुछ भागों को बहा करके कहां पर लेकर के आती है? अपने पश्चिमी वाले हिस्से में लेकर के आती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बाघ सीरीज के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखना, इसे किस नाम से जाना जाता है? बाघ सीरीज के नाम से जाना जाता है। तथा दक्कन ट्रैप के बिखरे हुए हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? लमेटा सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये नाम याद रखना। अब अंतिम और नवीन या तृतीय क्रम क्या होता है? तो नवीन या टर्सरी क्रम की चट्टान है, इसका निर्माण तब हुआ था जब भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई थी और इस युग के दौरान में दक्षिण भारत के पठार को क्या मिला था? पूरा स्वरूप दिया गया था, पूरा स्वरूप प्रदान हुआ और उत्तरी वाले क्षेत्र में आपने देखा हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। तो ये वाला जो भूभाग था इन वाले क्षेत्र पर निर्माण किसका हुआ? नवीन या टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। हमने केवल मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखा था, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखिएगा, पहले नंबर पर हमने देखी आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरे नंबर पर धारवाड़ क्रम की चट्टान, तीसरे नंबर पर कोडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टान, चौथे नंबर पर गोंडवाना शैल समूह, पांचवें नंबर पर हमने देखा दक्कन ट्रैप और छठवें नंबर पर देखा हमने नवीन या टर्सरी क्रम की चट्टान। तो पहले नंबर चर्चा कर लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तब हुआ जब गर्म तप्त पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडी होने के पश्चात में आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और आर्कियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड नीच के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? तो नाम याद रखना आर्कियन क्रम की चट्टान है। दूसरे नंबर पर हम चर्चा करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो जब आर्कियन क्रम की चट्टानों में अपक्षय एवं अपर्दन की प्रक्रिया हुई तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में 4 श्रेणियों के रूप में पाई जाती हैं। 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? नाम याद होगा आपको, तो चिपली, क्लोजपेट, सौंसर, सिकोली। ठीक है, तो चिपली और क्लोजपेट बालाघाट में, सौंसर छिंदवाड़ा में और सिकोली कहां पर जानी जाती है? रीवा जिले में रीवा में जानी जाती है। कोडप्पा एवं विंध्यन, तो कोडप्पा का ज्यादा कम मात्रा में विस्तार कहां पर है? पन्ना में है और ग्वालियर में है। विंध्यन शैल का, तो विंध्यन शैल का नामकरण जो रखा गया वो विंध्य पर्वत श्रेणी के आधार पर रखा गया और इसकी 2 सीरीज है, एक तो है बिजावर सीरीज, दूसरी है ग्वालियर सीरीज। तो पन्ना की जो प्रसिद्ध हीरा खदान है वो विंध्यन क्रम की चट्टान बिजावर सीरीज के अंतर्गत आती है। गोंडवाना शैल समूह, तो गोंडवाना शैल समूह को 3 भाग में बांटा जाता है। लोअर याद रखना, लोअर को किस नाम से जाना जाता है? कल्चर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर याद रखना मध्य गोंडवाना, तो मध्य गोंडवाना को दामोदा के नाम से जाना जाता है और तीसरे नंबर पर याद रखना अपर, तो अपर को किस नाम से जाना जाता है? जबलपुर या चौगान स्तर के नाम से जाना जाता है।
दक्कन ट्रैप। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है, तो वो दक्कन ट्रैप है। फिर इसके बाद नवीन चट्टान कौन सी है, तो नवीन या टर्सरी या तृतीय क्रम की चट्टान है, जिसका निर्माण कब हुआ था, जब उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई। आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम मध्य प्रदेश की भू आकृतिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।